नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन के पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, हाल ही में खबरों में रहे एसिटाबुल्लरिया जलकन्या के शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शैवाल प्रजातियां। दूसरा सवाल था, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन्हें पंजाब के शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई। कथन 2, इन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर बनाया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। तीसरा सवाल था, दोहा वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक है। कथन 2, इसमें अमेरिकी प्रशासन ने मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। चौथा सवाल था, भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आइन ए अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल थे। कथन 2, भारत की पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कथन 3, भारत में जनगणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। पांचवा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निर्यात उत्पाद पर शुल्क यानी ड्यूटी या करों की छूट विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसे भारत से व्यापारिक निर्यात योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। कथन 2, RODTEP योजना के तहत निर्यातकों को पहले से गैर वसूली योग्य एम्बेडेड करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। छठा सवाल, तटीय अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल की तटरेखा तटीय अपरदन के लिए सबसे ज्यादा सुभेद्य है। कथन 2, वर्ष 1990 और 2018 के बीच पश्चिम बंगाल के समुद्र तट के 90% हिस्से का अपरदन हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। सातवां सवाल, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में बनाया गया था। कथन 2, यह 1993 में संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी हिस्सा बना। कथन 3, यह मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा द्वारा निर्देशित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। आठवां सवाल था, हाल ही में चर्चा में रहे हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। नवां सवाल था, अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। कथन 2, इसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कथन 3, अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल 2। और अंतिम सवाल था, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अभिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहते हैं। कथन 2, वडाती बेनियोफ जोन में गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं। कथन 3, एल्पाइड भूकंप बेल्ट जावा से सुमात्रा तक, हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक क्षेत्र में फैली हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न था, राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं सहायता परिषद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म की एक संयुक्त पहल है। कथन 2, यह प्रतियोगिता हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसमें नकद पुरस्कारों में 8.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कथन 1 सही है।
हाल ही में राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता के 5वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया। NBEC एक राष्ट्रीय मंच है जहां जैव उद्यमी इनोवेटिव बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करते हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं सहायता परिषद BIRAC और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म CCAMP की एक संयुक्त पहल है। यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है और इसमें नकद पुरस्कारों में 8.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, नेशनल जीन बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके पास बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। कथन 2, दीर्घ एवं मध्यम अवधि का संरक्षण करने के लिए नेशनल जीन बैंक के पास 4 प्रकार की सुविधाएं सीड जीन बैंक, क्रायो जीन बैंक, इनविट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेशनल जीन बैंक की स्थापना 1996 में भावी पीढ़ियों के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के बीजों को संरक्षित करने के लिए की गई थी। इसके पास बीजों के रूप में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। यह विभिन्न फसल समूहों जैसे अनाज, बाजरा, औषधीय और सुगंधित पौधों और नशीले पदार्थों आदि का भंडारण करता है। दीर्घ एवं मध्यम अवधि का संरक्षण करने के लिए NGB के पास 4 प्रकार की सुविधाएं हैं: सीड जीन बैंक, क्रायो जीन बैंक, इनविट्रो जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। दूसरा सवाल, वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस सूचकांक में सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल किया गया है। कथन 2, इसमें 0 से लेकर 100 तक वैल्यू दी जाएगी, जहां 0 का मतलब निम्नतम वित्तीय समावेशन एवं 100 का मतलब पूर्ण वित्तीय समावेशन है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। RBI ने देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए अपना पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक हर साल जुलाई में जारी किया जाएगा। इस सूचकांक में सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल किया गया है। इसमें 0 से लेकर 100 तक वैल्यू दी जाती है, जहां 0 का मतलब निम्नतम वित्तीय समावेशन एवं 100 का मतलब पूर्ण वित्तीय समावेशन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। कथन 2, यह छात्रों को किसी एक विश्वविद्यालय की नियमित रूप से निर्धारित डिग्री या पाठ्यक्रमों को चुनने के बजाय उनकी योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन करने में सक्षम बनाता है। कथन 3, इसमें मल्टी एग्जिट एवं मल्टी एंट्री का विकल्प है, जिससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जिन्हें वित्तीय या अन्य कारणों से अपनी शिक्षा से ब्रेक लेना पड़ता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम सहित विभिन्न पहलुओं को लॉन्च किया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। यह छात्रों को किसी एक विश्वविद्यालय की नियमित रूप से निर्धारित डिग्री या पाठ्यक्रमों को चुनने के बजाय उनकी योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन करने में सक्षम बनाता है। इसमें मल्टी एग्जिट एवं मल्टी एंट्री का विकल्प है, जिससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जिन्हें वित्तीय या अन्य कारणों से अपनी शिक्षा से ब्रेक लेना पड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। चौथा सवाल, हाल ही में द डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस खबरों में रहा। बताइए इसे निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा अंगीकृत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा,
एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। कल्चर ऑफ पीस सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र 1997 से ही ऐसे सत्रों का आयोजन करता रहा है। द डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 सितंबर 1999 को अंगीकृत किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कथन 2, यह मिशन विशेष तौर पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र एवं भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पर फोकस करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के लिए फंड प्रदान करता है एवं भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए नीतियां बनाता है। इसका मकसद जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और देश के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के इकोसिस्टम हेल्थ को बनाए रखना है। यह मिशन विशेष तौर पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र पर फोकस करता है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। कथन 2, इन पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जुजैंथली कहा जाता है, जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। कथन 3, प्रवाल और शैवाल के बीच संबंध सहभोजिता पर आधारित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है या फिर हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 या फिर केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि समुद्री प्रवालों की कुछ किस्मों में विशिष्ट प्रतिरक्षा कोशिकाएं मौजूद होती हैं। प्रवाल आनुवंशिक तौर पर समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। इन पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें जुजैंथली कहा जाता है, जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। प्रवाल और शैवाल के बीच पारस्परिक संबंध यानी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। प्रवाल जुजैंथली को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यौगिक प्रदान करता है। इसके बदले में जुजैंथली प्रवाल को प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने कार्बनिक उत्पादों जैसे कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हुई परमाणु संलयन की महत्वपूर्ण खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस प्रयोग में ईंधन छर्रों यानी फ्यूल पैलेट्स को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग किया गया था। कथन 2, लिथियम और ट्रिटियम युक्त से ये छर्रे आपस में जुड़कर और अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने घोषणा की है कि उसकी नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में किए गए एक प्रयोग ने परमाणु संलयन अनुसंधान में सफलता हासिल की है। इस प्रयोग में ईंधन छर्रों को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग किया गया था, अतः कथन 1 सही है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम युक्त ये छर्रे आपस में जुड़कर और अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। शोधकर्ता टीम ने नोट किया कि वे 1.3 मेगा जूल से अधिक की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम थे। परमाणु संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु संलयन से सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है और इस संलयन ऊर्जा का उपयोग करके सूर्य असीमित मात्रा में अक्षय ऊर्जा प्रदान कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। 8वां सवाल, किगाली संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कथन 2, यह संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में चरणबद्ध तरीके से कटौती के लिए है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
हाल ही में भारत ने 1989 के ओजोन क्षरण से जुड़े मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण संशोधन का अनुसमर्थन करने का फैसला किया है। इस संशोधन का नाम किगाली संशोधन है। इस संशोधन की अहम बातें इस प्रकार हैं। यह संशोधन 15 अक्टूबर 2016 को किया गया। 198 देशों ने किगाली की राजधानी रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक संशोधन को अपनाया। किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कटौती करके उन्हें चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अतः कथन 2 सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अतः कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 9वां सवाल, न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दूसरा न्यायाधीश केस सेकंड जजेस केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। कथन 2, यह माना गया कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। कथन 3, तीसरा न्यायाधीश केस थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार 5 सदस्यीय निकाय में कर दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3 सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को 9 नामों की सिफारिश की है। इस सूची में 3 महिला न्यायाधीश हैं, जिनमें एक भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई और न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। प्रथम न्यायाधीश केस फर्स्ट जजेस केस 1981 में यह घोषणा की गई थी कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की प्राथमिकता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। अतः कथन 1 सही है। इसमें यह माना गया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति से है, इसलिए कथन 2 गलत है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय थी। थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार 5 सदस्यीय निकाय में कर दिया, जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। अतः कथन 3 सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व CJI करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। आज के सेशन का अंतिम सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। कथन 2, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में दिल्ली स्थित एक मानवाधिकार थिंक टैंक ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपील की है कि वह उन अफगान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जो तालिबानी हुकूमत की वजह से अफगानिस्तान से भारत भाग आए हैं। NHRC एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में से 3 पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आरोपों पर ही हटाया जा सकता है। हालांकि ये आरोप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच में साबित हो जाना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब अक्सर चर्चा में रहता है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन द्वारा इंटरनेट पर राजनीतिक जोड़ तोड़, फेक न्यूज, निजता का उल्लंघन आदि मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए समर्थन किया गया था। कथन 2, ऑनलाइन पद्धति में लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लोगों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1
और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं नए प्रश्नों और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।